ऐसा हुआ था कोलकाता में, पूरा देश हिल गया उससे। कि नो मीन्स नो, मोबाइल, मोटर बाइक और नशा, लेकिन एक तमन्ना थी कि कंधे पे स्टार हो। पहले पहले लोग तो ग्लैमर देख के आ जाते हैं कि तेल का पैसा सरकार दे दी, तो कितना में लाइब्रेरी खुल गई है। क्योंकि अचानक से किताब देख के हम एक रट्टा मार लें। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी इस लाइक नोट्स वगैरह के लिए? क्या प्रिपरेशन रहेगा? या तो आप केवल टाइम पास कर रहे हैं, पूरा आपको फॉलो करके आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। फिर ऐसा है कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। फ्री में कहीं भी कोई भी चीज नहीं मिलती। बच्चे के फोन में लॉक नहीं होना चाहिए। मैं 1 घंटा हो जाएगा, चलो ठीक है, बंद कर दिया। तो आज के हमारे गेस्ट हैं राजेश पांडे सर, जो कि प्रेजेंट में जसपुर के वरिष्ठ उप निरीक्षक हैं, जिसे हम इंग्लिश में सीनियर सब इंस्पेक्टर भी कहते हैं। इससे पहले वह गदरपुर और पुलबट्टा थाने में थाना अध्यक्ष रह चुके हैं तथा उधम सिंह नगर जिले के एसओजी, क्राइम ब्रांच तथा एंटी ड्रग्स टीम के प्रभावी रह चुके हैं। इन्होंने जिले में नशे के खिलाफ बहुत सारा काम करा है। आज के पॉडकास्ट पे हमने डिस्कस करी है 3 चीजें। सबसे पहले कि एक पुलिस की जॉब क्या होती है, इसमें क्या क्या मुश्किलें आती हैं। दूसरी हमने बात करी है गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में, इन्होंने बहुत डिटेल में अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी बताई है। तीसरी चीज हमने बात करी है प्रेजेंट के मुद्दों के बारे में, जैसे कि कोलकाता का रेप केस, साइबर क्राइम और भी सारी चीजें इन्होंने बहुत डिटेल में बताया है। कि इस पॉडकास्ट को शूट करने के लिए हम 84 किलोमीटर दूर गए थे, तो आप अपनी उंगली के 84 सेंटीमीटर दबा के सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। ऐसे पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे आपके लिए। तो द पॉडकास्ट विद राजेश पांडे बिगिंस एट 3, 2, 1। आपको लगा था हम आएंगे ही नहीं, लेकिन हमारा मेरा जब 10th हुआ था ना, तो 10 CGP आई थी हमारी, तो हमें किसी होटल में बुलाया था एज अ सम्मान करने। कौन कौन आए थे? मतलब काफी लोगों की 10 CGP आई थी, 33 बच्चे थे, तो कुछ 7-8 बच्चे आए थे वहाँ। तुम्हारी थी? हाँ, हमारी 10 CGP आई थी, तो वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट आए थे SI। अच्छा, तो वहां से लाइक मेरी मेमोरी है कि हाँ, वहां से अच्छा। ऐसा ही था डालने के लिए। तो आज आप भी गए हो कहीं पे 15 अगस्त वाले दिन? हाँ, हम लोग भी स्कूल से इनविटेशन आते हैं। स्कूल से आते हैं, जाते हो? पुलिस की नौकरी तराई में तो बहुत ज्यादा बिजी है, पहाड़ों में थोड़ा सा कम व्यस्तता रहती है। लाइक प्रिपरेशन जनरल स्टूडेंट्स करते हैं। एक बंदा था, एक स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है, वो बहुत मासूम सा, उसे कुछ पता नहीं है कि उसे कुछ और सवाल पूछ लिया तो उसे जानकारी नहीं है, तो सिर्फ पढ़ाई में ही रहता है। फिर आती है पुलिस की नौकरी, लाइक हमेशा सतर्क रहना है, लोगों से डील कैसे करना है, चालाक थोड़ा सा दिखाना पड़ता है अपने आप को। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है लाइक एक स्टूडेंट का और एक पुलिस में कैसे? नहीं, जब स्टूडेंट बेसिक अगर स्टूडेंट है, अगर उसका एक रुझान है, चार्म है यूनिफॉर्म के प्रति, प्रिपरेशन करते समय ऐसे युवाओं को मेरी एक सलाह है कि उसको एग्जाम का फॉर्मेट देखना चाहिए। समय समय पर एग्जाम के फॉर्मेट चेंज होते रहते हैं। जो इस समय प्रेजेंट में जो एग्जाम का फॉर्मेट है, वो एक तो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपकी पकड़ मैथ्स में होनी चाहिए। मैथ्स आती है, उसमें ठीक ठाक मैथ्स आती है। अगर आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देंगे तो उसमें मैथ्स आती है, क्योंकि मैं सब इंस्पेक्टर से ज्वाइन किया है मैंने। अच्छा। 2008 में। तो उसके साथ साथ रीजनिंग जरूरी है, रीजनिंग की कैलकुलेशन कहाँ क्या है, और दूसरे उसके साथ ही फिर आपका जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज का पूरा जितना वास्ट एरिया है पूरा, वो आपको क्लियर होना चाहिए, आपके व्यूज क्लियर होने चाहिए। और साथ ही हिंदी का क्वेश्चन हमारे टाइम में आता था, इस समय भी शायद हिंदी ही आता है। तो ये सबसे ज्यादा आपको मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडी, GS और हिंदी। उत्तराखंड एक टॉपिक ऐड हो जाता है। हाँ, वो जनरल स्टडी में तो पूरा ऑल ओवर है, चाहे इंडिया हो, ऑल ओवर वर्ल्ड हो, या उत्तराखंड हो, या गेम्स है, इकोनॉमिक्स है, टोटल हर चीज का मिक्सचर है जनरल स्टडी GK। और अगर आप कांस्टेबलरी में आते हैं तो उसका फिर रीजनिंग और मैथ्स थोड़ा कम लेवल की आती है, उसमें जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज आपका ज्यादा होना चाहिए, और हिंदी उसमें भी आती है, हिंदी का एग्जाम। और फिर अगर आप हायर लेवल, पहले क्लास 2nd ऑफिसर में PCS का एग्जाम होता है, तो उसके लिए फिर आपको ऑल ओवर पढ़ाई भी करनी है, साथ में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि सब इंस्पेक्टर तक तो ऑब्जेक्टिव आता है एक मार्क का। हाँ, लेकिन आपको उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे जो PCS का एग्जाम होता है, उसमें आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने के लिए उतना और एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है? लाइक एग्जाम क्लियर हो गया, हाँ, एग्जाम क्लियर हो गया तो ट्रेनिंग में हम लोगों को सबसे पहला जो पार्ट सिखाया जाता है वो अनुशासन का है। क्योंकि हाँ, डिसिप्लिन, अगर हम डिसिप्लिन है, अनुशासित हैं, तो फिर सारे लक्ष्य आसान है, हर चीज संभव है। क्योंकि पहली सीढ़ी अनुशासन है। आपने अनुशासन सीख लिया तो आप आपसे सुपीरियर, आपसे सीनियर क्या कह रहा है, आप उसकी बात समझेंगे, मानेंगे। कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको क्लियर करेंगे कि हाँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, या ये अगर है तो क्यों है। इसी तरह से ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में सबसे बड़ी तो अनुशासन, और एक कमांड पे, यानी एक बार किसी ने कुछ बोला तो उस पर संयुक्त रूप से कलेक्टिवली कैसे काम किया जाता है, वो चीजें सिखाई जाती है। कानून विस्तार से समझाया जाता है। कानून का अलग अलग, सब इंस्पेक्टर का अलग है, हमसे ऊपर रैंक पे अलग है, नीचे रैंक पे अलग है। तो क्योंकि सब इंस्पेक्टर से ऑफिसर रैंक शुरू होता है, और
किसी भी अपराध के घटित होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अपराध होने के बाद, कि हमने कोई अपराध हो गया उसमें क्या क्या साक्ष्य एविडेंस कलेक्ट किए और उसको किस तरह से हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और फिर कैसे हमने उसको एक अभियुक्त को किस तरह से हमने सजा दिलवाई। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा ट्रेनिंग का पार्ट है। एविडेंस कलेक्शन से लेकर चार्जशीट लगाने तक का पूरा एक एक चीज, हर चीज आपका ट्रेनिंग का पार्ट है। और इसमें लगातार ट्रेनिंग जारी भी रहती है, हम लोगों की वर्कशॉप्स होते रहती हैं। तो बचपन में लेके ये रुचि जगती है लोगों की ना, लाइक चोर पुलिस खेलते हुए कि हाँ कि मैं पुलिस बनूंगा। ये बचपन में लोग पिक्चरों के थ्रू रुचि जागती रहती है कि हाँ ये कुछ इंटरेस्टिंग सा है काम। तो लाइक कुछ लोग इससे मोटिवेट हो जाते हैं। बच्चों का रुझान यूनिफॉर्म के प्रति रहता है। बचपन में ये बच्चे को नहीं पता रहता कि यूनिफॉर्म पुलिस की है, मिलिट्री की है, एयरफोर्स की है या किसी और विभाग की है। लेकिन धीरे धीरे जब समझ आती है, अगर जैसे मेरा व्यक्तिगत है तो मुझे तो शुरू से ही पुलिस की यूनिफॉर्म पसंद थी। और समाज में अगर जिसकी कोई नहीं सुन रहा और उसकी अगर सुनवाई नहीं हो रही, तो अगर ऐसे पीड़ित की सुनवाई ना हो तो एक मन करता था कि नहीं पुलिस में जाना है, कि जो जरूरतमंद है उनकी मदद हो। क्योंकि अगर हम किसी को त्वरित न्याय दे सकते हैं, शिकायत सुनी और जो उसका हल निकल सकता है, जो उसकी हेल्प हो सकती है, हम करते हैं। मेरा रुझान था तो हम तैयारी भी की। बल्कि जब मेरा सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ था उससे पहले मैं बीएड कर रहा था हल्द्वानी एमबी कॉलेज से, एमबीपीजी कॉलेज से। अच्छा। लेकिन एक तमन्ना थी कि कंधे पे स्टार हो, मेहनत करी और ऊपर वाले की कृपा से सफल हुई। लेकिन इससे जिम्मेदारी बहुत ज्यादा लगती होगी स्टारों की। हाँ, जैसे जैसे आप पद में बड़े होते जाएंगे तो जिम्मेदारी बड़ी होते जाती है। पहले लोग तो ग्लैमर देख के आ जाते हैं कि हाँ ग्लैमर है इसमें। ग्लैमर के साथ साथ आपको दूसरे की सुननी और सहनशीलता और दूसरे की क्या जरूरतें हैं, क्या उसकी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि समाज में हर जगह पुलिस इस तरह से मिक्स है बिल्कुल कि जैसे कुछ भी हो, आपका ट्रैफिक जाम हो तो पुलिस याद आती है, हाँ। एक्सीडेंट हो तो पुलिस याद आती है, आप कहीं वीराने में जा रहे हैं रात को और कोई जंगल का एरिया पड़ा तो अचानक से आपको पुलिस की गाड़ी खड़ी दिखी तो एक मन में एक संतुष्टि का भाव जग जाता है कि अपने परिवार के साथ है, पुलिस मौजूद है, अब कोई घटना यहाँ पर नहीं होगी, एक आत्मसंतुष्टि रहती है। हाँ। और अपराध अगर कहीं घटित हो जाता है तो उसका अनावरण तो पुलिस के पास तमाम वीआईपीज आते हैं, वीआईपी का मूवमेंट होता है, वो पुलिस के पास चुनौती रहती है। पुलिस मतलब ऑल ओवर है और इस समय जितना ज्यादा पुलिस पे वर्कलोड है इतना शायद ही मैं समझता हूँ किसी अन्य विभाग में होगा। लोग सोचते हैं कि पुलिस की वर्दी में से मजे ही मजे होंगे टाइप ऑफ, कि आप तो मजे ही, अब क्या चिंता है, अब तो हम जो करना है वो करेंगे, हमारे पास पावर आ गई है। लोग ये सोच के लाइक स्टूडेंट माइंडसेट है। यूथ के दिमाग में ये माइंड सेट रहता है कि पुलिस वाला गाड़ी में घूम रहा, हाँ, पुलिस वाला बुलेट में घूम रहा, तेल का पैसा सरकार दे रही। तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी हैं। जितना चार्म है उतनी ही मेहनत है। जितना यूथ अगर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ आकर्षित है वो केवल इसी वजह से है जो इसमें चार्म है। और मेहनत तो अपनी जगह, जब विभाग में आते हैं तो तब पता चलता है कि आपको ट्रैफिक जाम होने से भी रोकना, रेगुलेट करते रहना, आपको एक्सीडेंट में तुरंत पहुंच के घायलों की मदद करनी है, उनको जो कार्रवाई होती है वो करनी है, आपको घटना करने वाले वाहन को आइडेंटिफाई करना है, आपको कोई वीआईपी का मूवमेंट होता है आपको उसमें शांति व्यवस्था बनानी है, वीआईपी को कोई नुकसान ना हो आपको वो देखना है, कोई मेले ठेले 30 त्योहार आते हैं तो आपको उसमें पूरी व्यवस्था रखनी है कि जिससे कि व्यवस्था बनी रहे और लोग अपना जो भी मेले का त्योहार का आनंद ले वो बिना भय के और बिना किसी परेशानी के ले। कोई अपराध हो जाता है तो पुलिस है उसके अनावरण के लिए, और पहली जिम्मेदारी कि अपराध होने ही ना दे, तो रात को गश्त भी करनी है, हर सारी चीजें पुलिस की। और त्योहारों का तो लाइक चेंज हो गया होगा ना आपका, कि लाइक को त्योहारों पे खुशी नहीं, आपको सिक्योरिटी देखनी होती है। त्योहारों पे पुलिस के साथ ये समस्या कहो या, क्योंकि जब लोगों के त्योहार आते हैं तो अन्य विभाग में छुट्टियां पड़ती है और वो अपने परिवार के साथ उस त्योहार का आनंद लेते हैं। बिल्कुल। और पुलिस पे और ज्यादा बर्डन पड़ता है क्योंकि सब न्यूट्रल हो जाते हैं, खरीदारी बढ़ती है, लोगों को पैसे का लेन देन के लिए कैश लेके चलते हैं और ट्रैफिक की हर तरह की, मतलब त्योहारों में पुलिस पे और ज्यादा बर्डन पड़ता है, डबल। तो हम लोग कम मना पाते हैं, पुलिस वाले अपने परिवार के साथ त्योहार बहुत कम मना पाते हैं। कोई लगता होगा कि परिवार को लगता है, पुलिस वाले को भी लगता ही है। ये जाहिर सी बात है, अगर कहीं किसी विभाग में आके आपको यूनिफॉर्म का चार्म लेना है तो आपको कुछ न कुछ तो कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, बहुत सारी। और यही जगह ऐसी है, ये कुर्सी ऐसी है कि अगर आप
कई लोगों की मदद करके उनके दिल दिमाग पे छा सकते हैं कि लोग याद करते हैं कि वो फला कांस्टेबल्स थे, दीवान जी थे, दरोगा जी थे, कोतवाल साहब थे, थानाध्यक्ष जी थे, या सीओ साहब थे, या एसपी साहब थे, कि वो सुनते थे, वो लोग याद भी करते हैं। उसमें भी एक आत्म संतुष्टि और एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है जब लोग इस तरह की बात करते हैं। तो जितना लोग पुलिस वालों को पहचानते हैं उतना शायद किसी अन्य विभाग में अपॉर्चुनिटी नहीं है नेम फेम के लिए। ये तो आप भी यूथ हैं, आप भी समझते होंगे। और मेरा तो एक मैसेज है यूथ के लिए, क्योंकि इस समय हमारा यूथ मोबाइल, मोटर बाइक और नशा, इन तीनों से बिल्कुल डाउन होते जा रहा है। स्लीप साइकिल भी खत्म हो गई है लोगों की, दो तीन बजे फोन चला रहे हैं, हेल्थ भी इससे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। मल्टीमीडिया, फोन, रील्स, मोटरसाइकिल है, साथ में अपना फिर रही सही कसर जो आजकल नशे का जो बढ़ता चलन है उसने पूरी कर दी है। सर आपको क्या देख के बुरा लगता है यूथ में कि ये कहाँ किस रास्ते पे जा रहा है? सबसे बुरा क्या लगता होगा कि ये क्या यूथ में इस समय नशे का एडिक्शन सबसे ज्यादा है, क्योंकि बाकी चीजों के एडिक्शन में तो हम किसी ना किसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से नशा बढ़ रहा है यूथ में और एक जबरदस्ती का क्रेज, जबरदस्ती का शो ऑफ, तो वो एक युवाओं का पतन की तरफ युवाओं को धकेल रहा है। नशे को मीडिया ने वो बता दिया हीरो टाइप से। हाँ, ये भी चल रहा है कि एक विलेन मूवीज इस समय जो चल रही हैं वो नेगेटिव रोल्स को ज्यादा हाईलाइट करते हुए, तो उसमें यूथ का इंप्रेशन अच्छा ना होके बुरे की तरफ को ज्यादा अट्रैक्शन, सिगरेट पी के फोटो खिंचा ले रहा हूँ, फोटो खिंचाना या और बड़े नशे करना, पार्टीज करना, ये चीजें बुरी लगती है काफी। देखते हुए कहाँ जा रहे हैं, हम उस पर कार्रवाई करते हैं, उस पर समझाते हैं ऊपर से लगातार, हायर लेवल से भी, हायर अथॉरिटीज से भी, क्योंकि जो चीज समाज में बुराई फैल रही है उसको रोकने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है, शासन की है, प्रशासन की है। तो ऊपर से लगातार इस तरह के निर्देश और लगातार इस तरह के आयोजन कार्यक्रम चलते रहते हैं कि लोग, यूथ को जागरूक किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि आप अपने लिए करें, देश हित में करें, अपने हित के, परिवार के हित के लिए करें। इस तरह का ना करें कि आप नशे में पड़ के हमारे अपने घर, परिवार, मोहल्ले, शहर का माहौल खराब ना करें। और आप लोग तो किच्छा से आए हैं, तो किच्छा में तो ज्यादा ही बीच में नशे का चलन बढ़ गया था। तो किच्छा में लाइब्रेरी खुल गई है, 5-6 लाइब्रेरी खुल गई है किच्छा में। लोग लाइक अब मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक प्रिपरेशन के ही बच्चे आते हैं उसमें। 2021-22 में जब मैं किच्छा में एसएसआई था, उसके बाद पुलभट्टा थाना अध्यक्ष रहा, तो उससे पहले जब एसओजी इंचार्ज और ड्रग्स वाली टीम रहती है, एंटी नारकोटिक्स टीम, एंटी ड्रग्स टीम, उसका इंचार्ज रहा, क्राइम ब्रांच का इंचार्ज रहा, तो उस समय हमने काफी कंट्रोल किया था। जो बड़े बड़े लोग थे उनके खिलाफ कई मुकदमे किए थे, कई पे गैंगस्टर की कार्रवाई की। तो मेरा यूथ के लिए यही मैसेज रहेगा कि आप नशे से दूर रहें और अपने आप को पढ़ाई पर डिवोट करें, पढ़ाई के पीछे रहें, और जितना आप अपना ध्यान पढ़ाई पर रखेंगे उतना फ्यूचर आपका ब्राइट रहेगा। किताबी कीड़े भी ना बने, लाइक फिजिकल लोग छोड़ते जा रहे हैं। दोनों चीजें देखो, फिजिकल एक्टिविटी भी आवश्यक है और साथ ही साथ आपको, आपका जितनी बुक्स हैं आपको उसकी भी लगातार प्रिपरेशन करनी चाहिए। और एक यूथ जो अपने कैरियर के लिए जागरूक है, अपने कैरियर के प्रति उसके मन में अच्छी पॉजिटिव थिंग्स हैं, तो मेरा एक मैसेज है, आप तो खुद लाइब्रेरी चलाते हैं किच्छा में, तो आप कम से कम 6 to 12 तक की सारी बुक्स पढ़ें। अगर आपको अच्छा एग्जाम क्लियर करना है, अच्छा एग्जाम क्रैक करना है, तो आप 6 to 12 की सारी बुक्स, हर सब्जेक्ट की बुक्स पढ़ें। 11th और 12th में आप साइंस की बुक्स को छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा प्रतिदिन पर डे आपको न्यूज़पेपर के 4 पेज 5 पेज हमेशा पढ़ने। आपका जो फ्रंट पेज है जिसमें पूरा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड की खबरें रहती हैं, जो मेन खबरें कि कभी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि ये घटना कब हुई थी, इस घटना का क्या प्रभाव रहा। तो एक तो पहला पेज बहुत इंपॉर्टेंट, और दूसरा एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडिटोरियल में काफी विस्तार से जो मेन ज्वलंत विषय चल रहे हैं उसके बारे में काफी विस्तार से अच्छे से बताया जाता है। तीसरा, स्पोर्ट्स का पेज रोज पढ़ना चाहिए, उसमें भी हमारे मतलब की चीज क्या है, कौन सा गेम्स किस लेवल का है, उससे हमें कई फायदे हो जाते हैं। कि हॉकी में कौन सा कप दिया जाता है, अब जैसे डूरंड कप है, फुटबॉल में दिया जाता है। अच्छा। तो कौन सा कप किस खेल से रिलेटेड है, कि वो लॉन्ग टेनिस से है, फुटबॉल से है, वॉलीबॉल से, बास्केटबॉल से, एक तो वो पता चल जाता है। दूसरा कि वो गेम्स कहाँ आयोजन, जैसे विंबलडन है, क्वेश्चन आ गया विंबलडन किस देश में होता है, तो जाहिर सी बात है ब्रिटेन में होता है, इंग्लैंड में होता है। तो ये जब हमें पता होगा, अब हमने विंबलडन पूरा पढ़ा,
उसी में एक नया क्वेश्चन आ गया कि किसने विंबलडन सबसे ज्यादा बार जीता है, किस पुरुष ने। या एक क्वेश्चन आ गया कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने जो 4 ग्रैंड स्लैम कहते हैं टेनिस में, विंबलडन है, अमेरिकन ओपन है, यूएसए ओपन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन है, किसने जीते हैं। तो बहुत कम खिलाड़ी हैं। तो अगर हम कंटिन्यूएशन में स्पोर्ट्स वाले पेज को पढ़ेंगे, अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो एक रूटीन में हमारे दिमाग में वो चीजें सेट होते चले जाएंगी। क्योंकि अचानक से किताब देख के हम एक रट्टा मार लें तो वो उससे वो चीजें क्लियर नहीं हो पाती, जो चीजें आप रूटीन में पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। तो 3 पेज एडिटोरियल, फ्रंट पेज जिसमें सारी खबरें, दूसरा एडिटोरियल, तीसरा स्पोर्ट्स वाला, और चौथा एक इकोनॉमिक्स का आता है पेज जिसमें सारी अर्थव्यवस्था की कौन सी डाउन हो रही, कौन सी अप हो रही है, रुपये का मूल्य क्या चल रहा है, इस तरह से मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। जो जब हम तैयारी करते थे तो इसी तरह तैयारी करते थे। और 5वां पेज एक देश विदेश नाम से आता है, किसी न्यूज़पेपर में किस नाम से आता है, लेकिन उसमें पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड की खबर होती है देश विदेश नाम से। तो मेरा एक यूथ के लिए ये एक सजेशन है कि आप उस पेज को भी जरूर पढ़ें। तो ये 5 पेज आप कंटिन्यूएशन में पढ़ें। मैं अपने टाइम में जब तैयारी करता था कि तो मैं उन पेज को फाड़ के उसको अंडरलाइन करके उसको पिनअप करते रहता था, मंथ वाइज उसका डाटा रखता था। ये इस तरह से मैं कलेक्शन करते रहता। अगर मान लो आज के पेपर में 3 खबर इंपॉर्टेंट लगी मुझे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं वो तीनों पन्ने फाड़ के अपने पास रख लेता था। मैंने एक पिनअप करके एक फाइल सी बनाई थी, तो उसमें उसके ऊपर डेट और टाइम करके उसके ऊपर लगाते रहता था। तो ये मेरा यूथ के लिए। और उसके साथ जो मैंने पहले ही बता दिया 6 to 10 या 6 to 12 तक की सारी बुक्स पढ़ें। और सबसे ज्यादा जरूरी है अनुशासन, डिसिप्लिन रहें और अपनी दिनचर्या को नियमित करें कि आपने इस टाइम पढ़ना है तो पढ़ना है, खेलना है तो खेलना है। ये आप अपना इसको रूटीन में रखना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। और अगर उसको किसी कारण से असफलता मिलती है किसी भी एग्जाम में, तो उसको हतोत्साहित नहीं होना। क्योंकि हम सीढ़ी दर सीढ़ी, अगर हमने ठीक है हम टॉप की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाए, टॉप का गोल हम अचीव नहीं कर पाए, तो हम उससे थोड़ा डाउन कर लें। लेकिन वो नशे में पड़ के अपना पूरी लाइफ को उसको स्पॉइल नहीं करना चाहिए। जो मेरा अपना व्यक्तिगत जो मेरा मत है वो ये है। एक स्मार्ट स्टडी होता है, एक होता है कि रटना टाइप से। रटना वाला जो मैंने बताया ना, अगर आप न्यूज़पेपर का कंटिन्यू आप उसको पढ़ेंगे भी नहीं कहूंगा मैं, कंटिन्यू एक बार आप सरसरा देख लेंगे तो आपके दिमाग में वो चीजें फीड हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसी न्यूज़पेपर में जो चीजें इकट्ठा हो गई, फिर आप वो पतली सी बुक लें और उसमें रट्टा मारें कि कौन सा टेनिस के कप कौन से हैं, फुटबॉल के कप कौन से, इस सन में कौन जीता, उस सन में कौन जीता, तो वो दिमाग में फीड नहीं होता। क्योंकि आप जब पूरा खबर पढ़ते हैं तो आपने देख लिया। अब जब हम एग्जाम देते थे उस समय आंद्रे अगासी, तो ये स्टेफी ग्राफ, ये लोग अच्छा खेलते थे। फुटबॉल में जिनेडिन जिडान का था, मैराडोना का, ऐसे तो दिमाग में फीड रहता है कि इस खिलाड़ी ने इस खिलाड़ी को हराया था। तो वो चीजें परत दर परत चढ़ते रहती है हमारे दिमाग में। इकट्ठा ना रखना है। हाँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप कंटिन्यूएशन में, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर पढ़ना एक इंटरेस्टिंग भी होता है। क्योंकि जब ये सब इंस्पेक्टर का मैंने एग्जाम क्रैक किया था 2008 में, तो उससे पहले बीएड का एग्जाम क्रैक किया था। तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी दोनों जगह टॉप 5 में रैंक थी मेरी। अच्छा, तो ये रेगुलर स्टडी का ये फायदा था। एक लाइफस्टाइल बना के चलना की पढ़ना है कि हमने माइंड सेट कर लिया कि हमने ये चीजें पढ़नी है। मैथ्स के लिए जैसे उस समय आर.एस. अग्रवाल की बुक्स चलती थी, इस समय हो सकता है कोई नई आ गई हो, आर.डी. शर्मा। ऐसी रीजनिंग के लिए तो 2-4 बुक्स थी। तो उसको कंटिन्यूएशन में अगर एक पूरा चैप्टर हमने एग्जाम उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने मैथ्स पे, तो फिर टाइम नहीं देखा जाता था। जो मुझे अपनी याद है कि ये ऐसे नहीं कि मैं 12 बजे तक पढ़ूंगा, रात को 11 बजे तक, नहीं, वो जब तक वो पूरा प्रश्नावली पूरी नहीं हो जाएगी मैं तब तक करूंगा। वो 1 बजे 2 बजे 3 बजे, तो यू अपने दिमाग में आपको अपने गोल के लिए माइंड सेट कर लेना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना ही है। और नशे से तो यूथ को बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो दूर रहे। क्योंकि अगर आप अभी अपने आवश्यकताओं पे अपने इस पे कंट्रोल कर लेंगे तो आपका भविष्य बड़ा अच्छा रहेगा। मैथ्स का ऐसे आपने बताया ना, मैथ्स के लोग डरते बहुत हैं बच्चे। नहीं, मैथ्स के देखो किसी की अगर मैथ्स वीक है, हाँ, तो ट्यूशन लगा के ट्यूटर के जरिए अपना क्लियर कर ले। अगर नहीं कर सकता तो फिर उसको फिर इस एग्जाम के लिए उस एग्जाम के लिए नहीं देखना चाहिए कि जो एग्जाम वो क्लियर नहीं कर सकता। मैथ्स से बहुत डर लगता है, और जब डर लगता है आप दूर ही भागते हो कि मैं कुछ और एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ, मैथ्स को मैं छोड़ ही दूंगा टाइप। नहीं, छोड़ के नहीं। देखो आप अगर, क्योंकि मुझसे पूछने आए हैं, तो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए तो मैथ्स कंपलसरी है। हमारे टाइम में 75 मार्क्स का आता था। इस समय भी यही वो पैटर्न होगा। अब कोई नया एग्जाम हो फिर नया पैटर्न आता है तो वो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैथ्स, क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर को कई जगह सोचना पड़ता है और उसको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए मैथ्स और रीजनिंग उसको जरूर आनी चाहिए।
क्योंकि तभी उसका दिमाग चलेगा। क्योंकि पब्लिक में आप 10-20-100 लोगों के बीच में खड़े, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई चोरी हो गई, कहीं कोई और कम्युनल राइट हो गए, कहीं किसी भी तरह की कोई भी घटना होगी, तो आपको तुरंत अपनी दिमाग में कैलकुलेट करके आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपको वो चीज वहां पे इम्प्लीमेंट करना है। मतलब ये मैथ्स पढ़ी भी यहाँ काम में आती है। हाँ, जितना आप, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में आदमी सोचता ही तो है कि इसका बेटा, उसकी माँ और आपस में क्या रिलेशन है, इस तरह के क्वेश्चन, या वो बना हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है कि ये इनमें से कौन सा डायग्राम 30 चौथे वाले में फिट आएगा। एक क्वेश्चन पे ऐसे 4 डायग्राम दे दिया और एक क्वेश्चन में दे दिया, तो इन चारों में से कौन सा डायग्राम इसमें फिट आएगा। तो ये आपके दिमाग की एक्सरसाइज है कि आप जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे, जितना ज्यादा सोचने की शक्ति आपकी होगी, मौके के हिसाब से परिस्थितियों को समझने की शक्ति होगी, वो करेंगे आप। जिसकी वीक है उसे मतलब ट्यूशन लगा के उसको देखना चाहिए कि देखो, मनुष्य अगर चाहे तो कोई भी काम असंभव नहीं। हाँ। आपने नहीं पढ़ी, आप आर्ट्स के स्टूडेंट रहे, आपने किसी वजह से नहीं पढ़ी, तो आप 0 से स्टार्ट करो ना। इसीलिए तो मैंने कहा 6, क्योंकि पहाड़े तो सबको आते हैं, टेबल सबको आती है, प्लस माइनस करना सबको आता है, तो इतना ही तो पढ़ाते हैं, 5th तक इतना ही पढ़ाते हैं। थोड़ा बहुत इससे ऊपर की जो भी कार्रवाई वो 6 to 12 शुरू होती है। आप 6 से शुरू कर दीजिए। आपको मैथ्स नहीं आ रही, जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते थे वैसे ही आपके ट्यूटर पढ़ाएंगे। अगर आपके दिमाग में माइंड सेट है, आपका माइंड कि मुझे नहीं सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको इतना पढ़ना पड़ेगा जितने में आप एग्जाम को 100% क्लियर कर लें। स्ट्रैटेजी भी होती है, लाइक आपके क्या स्ट्रैटेजी रही थी? स्ट्रैटेजी मेरी यही रही कि आप न्यूज़पेपर पर डे पढ़ेंगे, और ये 5 पेज बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे कि जैसी बाज की नजरें अपने मतलब की चीज, अपने मतलब का शिकार ढूंढती, तो आप अपने मतलब की चीजें उसमें से छांट के पढ़ते रहें। और दूसरा, आपकी रेगुलरिटी और डिसिप्लिन जरूरी है। ये नहीं कि आज मुझे नहीं आ रही, ये मेरा आज ये पूरा प्रश्नावली में पूरी नहीं कर सकता, तो ये नहीं, आपको करनी ही है, चाहे सुबह के 4 भी बज जाए, करनी ही है। क्योंकि हमारा समय नहीं आएगा ना लौट के। क्योंकि आज हमने ये क्लियर करना, तब हमने कल दूसरी करनी, और इसको कम से कम 2, 3, 4 टाइम्स कीजिए। जो जितना वीक है वो उसको उतना ज्यादा। क्योंकि मेरे एग्जाम, जब हमारा एग्जाम हुआ था, तो मेरे खुद गलत हुए थे 4-5 क्वेश्चन, और मुझे भी डिस्टर्बेंस हुआ। मैंने कहा ये अब लगता है कि एग्जाम नहीं हो पाएगा क्लियर, क्योंकि लॉग के क्वेश्चन आते ही नहीं थे। लॉग का क्वेश्चन थे, उसमें 3-4 वो गलत हो गए, तो कुल मिला के 6-7 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी। और यहाँ तो 1-1 नंबर भारी है, बहुत ज्यादा, और नेगेटिव मार्किंग और है। लेकिन मेहनत रही, ऊपर वाले का आशीर्वाद, बन गए। कितना टाइम लगा इस प्रिपरेशन का? जल्दी कब स्टार्ट हुई? क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रहा था, पहले बीएड एग्जाम क्लियर किए थे, तो बीएड में जब मेरी रैंक अच्छी आई थी, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जिन्होंने भी एग्जाम दिए होंगे बीएड के, कुमाऊं में साइंस और आर्ट्स की मेरिट अलग अलग बनती थी। अच्छा। और गढ़वाल में कंबाइंड बनती थी। तो शायद 3rd या 4th रैंक ऑल ओवर वहां आई थी मेरी। यहाँ कुमाऊं में मेरी 3rd रैंक थी, क्लियर है मुझे। शायद वहाँ मेरी 2nd रैंक थी, वहाँ गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। तो जब यहाँ मेरी 3rd रैंक आई आर्ट साइड में, और क्योंकि यहाँ उस समय सरकारी कॉलेज केवल अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हल्द्वानी 3 ही कॉलेज थे, तो जो मेरे से ऊपर थे आर्ट साइड में, एक ने पिथौरागढ़ एडमिशन ले लिया था, एक ने अल्मोड़ा। तो आर्ट साइड का मैं टॉपर था यहाँ एग्जाम का, MBPG कॉलेज में। अच्छा। तो अगर हम कोई भी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, मेरा ये यूथ से ये भी एक सजेशन है कि आप हर एग्जाम दो। क्योंकि अगर आप एक एग्जाम क्लियर करते हो और उसमें आपकी रैंकिंग अच्छी आती, तो आप उससे आपका एक मनोबल ऊपर होता है कि आप कर सकते हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो अब जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो आप उस चीज को दूसरे एग्जाम को और अच्छे से कर सकते हैं। आप हतोत्साहित नहीं होंगे ऐसे। तो जब इसकी हम बीएड कर रहे थे उस समय हल्द्वानी MBPG कॉलेज से, इसका वैकेंसी आ गई, फिर ट्राई किया। पहले से प्रिपरेशन चल रही थी लगातार, जनरल स्टडी जो मैंने आपको मेथड बताया, उसी मेथड के अकॉर्डिंग मैं अपनी तैयारी कर रहा था। वैसी तैयारी करते करते फिर क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मैथ्स पड़ी थी, बीएड वाले एग्जाम में मैथ्स नहीं थी, तो इसके लिए RS अग्रवाल की बुक्स 3-4 बार करी हमने, क्लियर हो गया। जबकि मेरी क्लास में जब मैं बीएड कर रहा था, क्योंकि साइंस और आर्ट्स कंबाइन करते हैं बीएड तो मेरे वहीं क्लासमेट्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे। तो एक लड़का तो उनमें MSc और थ्रू आउट 4 फर्स्ट क्लास था, 5 तो बीएड में भी फर्स्ट क्लास आया था वो बाद में। तो वो मैथ्स का टॉपर था। अच्छा। MSc मैथ्स में टॉपर था, हल्द्वानी MBPG कॉलेज का नाम नहीं लूंगा। तो एग्जाम छूटते ही मैंने उसी को कॉल किया था, ये चीजें याद रहती है। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा यार मेरे इतने 6-7 क्वेश्चन मैथ्स के गलत हो गए, मैंने कहा मुझे तो उम्मीद अब कम लग रही है। अच्छा। तो उसने कहा मेरे तो ठीक हुए। मैंने कहा चलो, जो रिजल्ट आया तो
मेरा हो गया, उसका नहीं हुआ था। एग्जाम में हमने क्या किया और हमने उसका स्व मूल्यांकन अगर अच्छा कर लिया कि हम ये करके आए, तो हमें पता रहता है कि हमारे ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन गलत है, और जहां हमारी कमी रहती है, अगर एक एग्जाम हमारा क्लियर नहीं हुआ तो फिर दूसरा करो। अब मेरी तो बचपन से तमन्ना थी कि स्टार कंधे पे होने चाहिए, तो मैंने तो ऊपर वाले की कृपा और मेहनत से, सबके आशीर्वाद से अचीव किया। आपने मैथ खुद से स्ट्रॉन्ग करी अपनी? हाँ, मैथ से स्ट्रॉन्ग, मेरा वैसे इंटर मैथमेटिक्स से था मैं। अच्छा। लेकिन बीच में छूट गई थी क्योंकि ग्रेजुएशन की तरफ रुझान बढ़ा था। अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर टीचिंग उनका गोल नहीं है तो मोस्टली आर्ट्स के ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आंसर ज्यादा आते हैं। हाँ। तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इन सब में आपको, हिंदी, इनमें सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट होने के कारण ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री ये थोड़ा कम ध्यान दे पाता है साइंस वाला स्टूडेंट। तो फिर मैंने इंटर मैथ से करने का छोड़ के फिर ये सब्जेक्ट लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और एक इंग्लिश लिटरेचर ले लिया था साथ में। तो ट्रांजिशन था वो स्मूथ रहा था या फिर थोड़ा मुश्किल रहा? लाइक आप साइंस के, लाइक साइंस पढ़ी थी आपने और फिर एकदम से आर्ट साइड में जाना? नहीं, मुझे जो मोटिवेट किया था मेरा भाई था, तो उसने यूपी के टाइम जब उत्तराखंड नहीं बना था, तो उसने वहां का पीसीएस क्लियर किया था। अच्छा। यूपी का। तो उसने मोटिवेट किया था, उसने ही सलाह दी थी कि अब ये साइंस वाला छोड़ो, अगर हाँ ठीक है तुमने साइंस का ग्राउंड बनाना है, तो उसमें इतना ज्यादा फील्ड्स भी नहीं थे। अगर आपने साइंस के बैकग्राउंड से आगे बढ़ना है तो आप डॉक्टर या इंजीनियर, और इंजीनियर बनना है तो आप बीटेक करोगे, और डॉक्टर बनना है तो आप एमबीबीएस करोगे, तो बीएससी क्यों करनी? तो उसकी जो बड़े भाई ने बात बताई थी तो दिमाग में फिट बैठी, चेंज कर लेना चाहिए। तो आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए, और इंटरेस्ट भी आता था। नहीं, अगर हमने किसी चीज के लिए मेहनत करनी है तो फिर मन करता था उससे चीजें जानने का। तो हिस्ट्री में जैसे स्ट्रक्चर पढ़ते थे हम, स्थापत्य कला या धार्मिक, तो पुरानी जितनी भी एंशिएंट हिस्ट्री में स्थापत्य कलाएं हैं, तो वो सारा बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग था पढ़ना उनको। फिर उससे मैंने पीजी भी किया, पोस्ट ग्रेजुएट भी मैंने हिस्ट्री से ही किया। लेकिन पढ़ना जरूरी है, रीडिंग मेन। हाँ, ऐसी पॉलिटिकल साइंस में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीजें हैं, ग्रेजुएशन में हमें एक गढ़िया सर पढ़ाते थे, तो उनकी छोटी छोटी चीजें, वो छोटी छोटी चीजें बताते थे कि मैग्ना कार्टा कहाँ है, मतलब ऐसी, तो वो चीजें दिमाग में फीड रहती थी। वो चीजें मतलब लाइक नोट्स वगैरह के लिए क्या आपका सजेशन रहेगा? क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ के तो दिमाग में तो जाएगी नहीं एनसीईआरटी। नहीं, एनसीईआरटी की बुक्स में दो तरीके हैं। आप पहले अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन में से भी आपको जो लगता है कि ये चीज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट डाउन करते चले जाइए। वो हाँ, बिल्कुल कॉपी में, क्यों, आपको जो लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप उसको वो चीजें आप नोट डाउन करते चले जाइए। उससे क्या होगा, लिखने से एक तो याद जल्दी होता है, आप पढ़ते भी रहिए उसको, और पहले तो आप अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन के बाद भी आपको उसमें भी फिर कुछ और इम्पोर्टेंट छांटना है तो आप उसको फिर नोट करते चले जाइए, और सब्जेक्ट वाइज आप अपनी नोटबुक बना लीजिए, जिससे कि जब एग्जाम से ठीक पहले आप उसको बिल्कुल शॉर्टकट वाला रिवाइज करना चाहो, क्योंकि आपने एक अक्षर पढ़ा, एक लाइन पढ़ी, तो आपको पूरी कहानी याद आ गई। पढ़ने वालों के लिए मेरा एक मैसेज है कि अगर जो पढ़ाई करता है तो उसको इस तरह से याद रहता है। पढ़ते पढ़ते आप अंडरलाइन करते चले जाओ, और नोट्स अलग से बना लो, नोट्स उसके बाद में बना लो। अगर उसी में आपको लगता है कि मैं अभी हाथ के हाथ बना लूं, तो आप साथ भी बना सकते हैं। पढ़ना ज्यादा जरूरी है इसमें, पढ़ना तो बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको सबसे पहला तो मूल मंत्र है कि आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, पढ़ने और सीखने की। जितना बड़ा एग्जाम उतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब पढ़ते पढ़ते ही नोट्स बना सकते हैं? हाँ, पढ़ते पढ़ते बनाइए, फिर रिवीजन में आसानी होगी। हाँ, रिवीजन के लिए आसानी रहती है, उससे फिर आप पूरी बुक नहीं पलटनी पड़ेगी। आपने कोई चीज नोट डाल दिया, आपको पता है कि अगर आपने किसी विशेष साम्राज्य का आपने कोई स्ट्रक्चर देखना है, तो आप फट से आपने पलटा, आपने देख लिया ये। अच्छा, जिनका नहीं हो पा रहा है इस समय, जो लोग परेशान है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, और वो लाइक मतलब टूट जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है कि मेरा इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा है। नहीं, देखो, अगर कोई अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा तो मैं नहीं समझता कि वो कोई छोटा एग्जाम भी क्लियर ना कर पाए। अच्छा। या तो उसने पढ़ाई नहीं करी, या फिर उसका, हमने यूपीएससी को क्रैक करने की सोची और हम स्टेट का पीसीएस भी क्रैक नहीं कर पाए, उससे और नीचे यूडीए एलडीए वाले एग्जाम्स हैं, सब इंस्पेक्टर का है, कई सारे एग्जाम्स हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं, तो कुछ ना कुछ तो हम कर ही सकते हैं। तो एग्जाम क्लियर कर लिया मैंने, बीएड का एग्जाम जब टॉप रैंक आई तो मेरे में अंदर से एक वो बढ़ गई, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, नहीं मैं कर सकता हूँ। और जिस दिन आपके किसी भी स्टूडेंट के मन में ये आ गया कि नहीं मैं इसको कर सकता हूँ, तो वो चाहे आपका एकेडमिक एग्जाम्स है, मेरा एकेडमिक उतना अच्छा नहीं है, मैं कभी फर्स्ट क्लास नहीं आया हूँ,
अच्छा। किसी भी एग्जाम में, क्योंकि उस टाइम यूपी बोर्ड हुआ करता था, मैं किसी कोई भी एग्जाम मेरा फर्स्ट क्लास नहीं है। मेरी राइटिंग थोड़ा एक तो उतनी अच्छी नहीं है, और मैं अब एक नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक सज्जन है, बहुत अच्छे इंसान है, जुडिशियरी में है, वो कभी उनके पास बैठते वो कहते थे कि नहीं, ये एग्जाम के मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका बाद में सबक लेकर किसी चीज के लिए बढ़ना। वो बोलते थे मैं तो 3rd डिवीजन से भी पास हुआ। अच्छा। हाँ, लेकिन आज की तारीख में उनका जो सम्मान है, मान सम्मान है, और बड़े अच्छे रैंक के न्यायिक अधिकारी हैं। मतलब वही मार्क्स से लोग मतलब जज कर लेते हैं। नहीं, तो मार्क्स से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने, हो सकता है आप उसमें नहीं पढ़ पाए, हाँ। कंडीशन क्या थी, परिवार से आपको मोटिवेशन नहीं मिला या माहौल नहीं मिला, नहीं पढ़ पाए, बाद में पढ़ा। पढ़ने की तो उम्र है ही नहीं ना। एग्जाम की उम्र जैसे 35-45 है, लेकिन पढ़ने की तो कोई समय सीमा है ही नहीं, और ज्ञान तो कभी बेकार जाता ही नहीं है। और मतलब जिनकी प्रिपरेशन क्लियर नहीं हो रहा है, लाइक वो कुछ आप गलत फिर कर रहे हैं। नहीं तो आप या तो आप पढ़ नहीं रहे, या तो आप केवल टाइम पास कर रहे हैं। हाँ। पढ़ रहे तो सकारात्मक नहीं पढ़ रहे। सबसे मेरा जो अपना व्यक्तिगत मानना है, जिसने 6 to 10th एनसीईआरटी की बुक्स का पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लिया, तो वो किसी एग्जाम में फेल हो ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, और ये साथ में 5 पेज जो मैंने न्यूज़पेपर के बताए, क्योंकि सारा आपका यही कवर है, और एक विश्व में सबसे ऊंचा छोटा, ये जो एक नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं, एक जनरल स्टडी की कोई भी जो ऑथेंटिक बुक हो उसको पढ़ लो, तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो आपसे सुन के इतना लग रहा है कि इतना मुश्किल टाइप से नहीं, है। नहीं, मुश्किल वैसे तो लोग है। हवा बना के रखते हैं, इसका कोचिंग बिजनेस भी चलता है अब तो। देखो, कोचिंग बिजनेस भी चल में रहा है। आपको मदद मिलती है, लेकिन मेहनत तो आपको खुद करनी पड़ेगी। मैंने बताया ना आपको, मेरी मैथ छूट गई थी इंटर के बाद, तो मुझे लग रहा था कि थोड़े कुछ क्वेश्चन मुझे दिक्कत कर रहे हैं, तो मैंने सर्च किया, मुझे एक ट्यूटर अच्छे मिले, तो मैंने उनसे कहा 1 घंटा बस मुझे आर.एस. अग्रवाल की मैथ्स रिपीट करनी है। कुछ क्वेश्चन वो करा देते थे। उसके बाद पूरी 1 घंटे में जितने क्वेश्चन अलग अलग टाइप के थे वो कर लिए। उसके बाद फिर पूरे क्वेश्चन खुद घर आके खुद करते थे। रात का 1 बजे 2 बजे मेरे साथ मेरे दोस्त भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो नहीं हुआ उनका सिलेक्शन। तो कोई सो जाता था, या कोई मतलब जो लापरवाही करेगा तो वो उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। लोग बहाना लेके चलते हैं कि क्या कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा बहाना ये तो मक्कारी कर रहे होते हैं वहां जाके लोग। ये तो अपने खुद की वो है, क्योंकि आपने अगर अचीव करना है तो आप खुद ही कि हाँ ये छूट गया, ये रह गया, ये करना है। और ये तो क्योंकि मेरा जो अनुभव है कि एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बच्चे को बचपन से डालनी चाहिए स्टूडेंट, और उस न्यूज़पेपर के हिसाब से जो 5 पेज हैं अपने मतलब की चीजें बिल्कुल ऐसे पढ़ लो, और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी लाओ, वो भी जरूरी है। पढ़ना बहुत जरूरी है, इसमें पढ़ना बहुत पड़ता होगा आपको। सभी को पढ़ना होगा। आप किसी एग्जाम को क्रैक भी कर लोगे तो उसके बाद भी तो काम करना है, उसके बाद भी उस विभाग के हिसाब से काम करना है। एक मतलब हादसा हुआ था कोलकाता में, पूरा देश हिल गया उससे। रेप केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और बहुत गंदी तरीके से ये चीजें हो रही हैं। लाइक आप कभी रेप उससे मिले होंगे जो रेप करते होंगे, तो क्या दिमाग में चलता होगा उस समय? एक्यूज्ड, ये तो सोच है, इंसान की सोच है। जिस तरह का उसको माहौल मिलेगा, जिस तरह से वो उसी तरह की चीजें करेगा। और इनमें भी सबसे जो मूल कारण है वो नशा है। अगर मैं कहूँ कि नशा हर अपराध की जननी है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और रही बात रेप केसेस की, तो वैसे तो उसको हमारे यहाँ फीमेल सब इंस्पेक्टर्स, लेडी सब इंस्पेक्टर्स वो डील करती हैं। इस तरह के लोगों को मनोवैज्ञानिक तरीके से भी इनका इलाज होना चाहिए। और पहली पाठशाला जैसे घर को कहा गया, तो हमारे घर में भी इस तरह का माहौल हो कि अनुशासन पढ़ाया जाए, अनुशासित। और दूसरे की बहन को भी अपनी बहन समझो। दोस्त होना बुरा नहीं है, लेकिन आप एक अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, किसी ने आप लोगों ने देखी होगी, कि नो मीन्स नो, पिंक नहीं, लेकिन उसमें नो मीन्स नो। तो कहने का मतलब है कि एक किसी भी महिला, चाहे वो कोई सा कार्य कर रही है, और नो उसकी ना का मतलब ना है। और अगर मेरा एक महिलाओं के लिए इसमें एक आपका कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे पीछा कर रहा है, या आप घर से निकल रहे, ट्यूशन जा रहे हैं और कोई आपको फॉलो कर रहा है, तो आप पहले स्टेप में ही उसको नो कहने की और उसकी शिकायत करने की आदत डालें। आजकल टोल फ्री नंबर है, 1090 पे कॉल करो, 112 पे कॉल करो, गौरा शक्ति ऐप है, तमाम तरह की सुविधाएं हैं। क्योंकि 1090 एक ऐसा नंबर है, गौरा ऐप, गौरा शक्ति ऐप ऐसा ऐप है कि आपने एक बार रजिस्टर्ड कर दिया तो उसमें आपको कॉल बैक आएगी, आपसे पूछा जाएगा कोई परेशानी तो नहीं है। मतलब आपको तब तक
जब तक कि आप ये ना कह दें कि हाँ मैं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आपका पूरा आपको फॉलो करके आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन हमें पहले स्टेप में ही ना कहने की आदत और उसकी शिकायत करने की आदत डालनी पड़ेगी, और अपने समाज को ये बताना भी पड़ेगा कि आप इसमें तुरंत इसकी सूचना और शिकायत दर्ज कराएं। ऐसा नहीं कि आपने शिकायत कर दी तो कुछ बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, अभी कोई चीज़ें डांट डपट के चल जाती हैं, कोई छोटी कार्रवाई से चल जाती है, तो छोटे स्तर पे ब्रेक लग जाएगा इन चीज़ों। ऐसा है कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। हाँ, उसका कि अगर उसने पहले पीछा बोला या पीछा किया उसने, पीड़ित ने कुछ नहीं कहा, उसने फिर पीछा करते हुए कुछ ऐसे शब्द भी बोले, पीड़ित ने तब भी शिकायत नहीं करी, फिर उसने टच किया फिर भी शिकायत नहीं करी, फिर तो बड़ा हादसा होने के लिए उसका को बल मिल गया, उसका हौसला बढ़ जाए। समाज ऐसा रहा नहीं है, अगर आप शिकायत करेंगे तो बदनामी उसकी होगी जो गलत कर रहा है। सही बात है। तो ये चीज़ साइबर में भी जा चुकी है। हाँ, सब जगह साइबर में लोग वीडियो कॉल्स के थ्रू भी लोग ब्लैकमेल, वो फिर यूथ से रिलेटेड नहीं है, वीडियो कॉल्स में ऑब्सीन कंटेंट भेजते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं, तो नहीं देना है। उन्होंने तो दिन भर के 100 या 1000 लोगों में ट्राई करना है, हमने देना ही नहीं। उन पर इतना टाइम नहीं कि वो आपकी फ़ोटो वीडियो वायरल करते रहें, उन्होंने तो अपना उद्देश्य की पूर्ति करनी है। बात करता हूँ, आपने ब्लॉक करना है बच्चों। जैसे आपके पास इस तरह की अननोन कॉल्स आई और कोई आपके ऑब्सीन कंटेंट आपको लेकर वीडियो चैट में बन गया, यूथ भी फ़ोन चलाते हैं, तो आपने सीधे उस नंबर को ब्लॉक करना है। अगर उसके बाद क्योंकि इन लोगों के पास भी कई सारी फर्जी आईडी के सिम है, तो अगर फिर किसी और नंबर से कॉल करे, आपने देख लिया वो ये पैसे की डिमांड करने वाला, ब्लॉक। वो जितनी बार कॉल करे आप ब्लॉक। उस पर भी इतना टाइम नहीं कि वो आके पीछे लग के आपकी वीडियो बना के वायरल करते रहे, लेकिन आपका इसमें पैसे का नुकसान होने से बच जाता है, और उसकी इलीगल डिमांड्स आप पूरी नहीं करेंगे। ये जानकारी का अभाव है जो लोग दे देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ये टीनेज में हाँ वो कर रहे हैं, वो लोग यहाँ फंस रहे हैं। कुछ नहीं फंसना, पैसे नहीं देने, कुछ फॉलो करना ही नहीं है उसका इंस्ट्रक्शन। क्योंकि इतना तो एक मेरा एक सजेशन है कि फ्री में कहीं भी कोई भी चीज़ नहीं मिलती, चाहे वो वस्तु हो या कुछ और भी हो, तो यानी फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो अगर कोई कुछ ऐसा कह रहा, हमें प्रलोभन दे रहा है वीडियो चैट में या किसी भी चीज़ में, तो हमने उसकी बात सुननी नहीं है। नौकरी का भी लालच देते हैं, किसी भी चीज़ का दे, आपको नो का मतलब नो, आपने करना ही नहीं। जहाँ उसकी डिमांड शुरू, ब्लॉक, सीधा सा ऑप्शन। पहले तो ऐसे जिससे जानते नहीं उससे वीडियो चैट करनी क्यों, और जब कर भी ली, मन नहीं माना, कोई इतना बहक ही गया, तो उसके बाद उसकी कोई डिमांड आई तो ब्लॉक। जितने नंबर आए सब ब्लॉक। किसी भी बच्चे के फ़ोन में लॉक नहीं होना चाहिए। मेरा एक पर्सनल, एक मेरा हर स्कूलों में मैं बताते रहता हूँ, क्योंकि गार्जियन कभी भी उस फ़ोन को चेक कर ले, किसी ना ऐप में ना फ़ोन में कहीं लॉक नहीं हो। और बाकी रेप केसेस के लिए मतलब विक्टिम को भी अपना थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। विक्टिम को पहले दिन से स्टैंड लेना चाहिए। जब उसके साथ कोई पहला स्टेप, पहली सीढ़ी की शुरुआत होती है, वहीं से उसको शिकायत करने की आदत डालनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट हो जाते हैं, तो ये हमारा समाज है, इसके लिए समाज उत्तरदायी कि हम किस तरह का अनुशासन, किस तरह का माहौल उन्हें दे रहे हैं। बाकी जब ये एक्यूज पकड़े जाते हैं तो वो क्या सोचते हैं, लाइक पछतावा होता है उन्हें चीज़ों का, या फिर किन में जानबूझ करा ही था? नहीं, किसी का माइंड तो साइकोलॉजिकली इफेक्टेड रहता है, पागल ही रहते हैं। नहीं, पागल नहीं कहेंगे, लेकिन एक उसका साइकोलॉजिकली वो उसका सोचने का दायरा ही गलत हो गया है। अच्छा। लेकिन कोई गलत काम करने के बाद जब आपको सजा की तरफ या जेल भेज रहे हैं, तो हर किसी के मन में डर, तो सभी के मन में, हर इंसान तो ये सोचता है कि काश ऐसा ना किया होता। लास्ट मैसेज आप देना चाहते हो जो लोग डिमोटिवेट होकर बैठे हुए हैं कि नहीं हो रहा है कुछ लास्ट? नहीं, मेरी ये, आप यहाँ मेरे पास आए हैं तो मेरा एक मैसेज है यूथ के लिए कि सबसे पहले अनुशासित रहो, दूसरा अपनी दिनचर्या संयमित रखो और नियमित रखो, और तीसरा कि आपने जो गोल अपना तय किए हुए हैं, उस गोल की प्राप्ति के लिए आप कंटिन्यू अपनी अनुशासित रहते उस दिनचर्या को फॉलो करें। और जो मैंने अभी पहले बताया कि आप न्यूज़पेपर के 5 पेज प्रतिदिन पर डे आप जरूर पढ़ें, और साथ में एनसीईआरटी की बल्कि 6 आपको लग रहा है कि नहीं 6 से और स्टैंडर्ड मुझे कम करना चाहिए, आप 4th से शुरू कीजिए, क्योंकि कई बेसिक चीजें हैं। हमारे सब इंस्पेक्टर एग्जाम में छोटी छोटी संज्ञा, सर्वनाम, इनके भेद पूछे थे। और जो 3rd और 4th स्टैंडर्ड में, और लोग उससे बड़ी चीजें याद कर रहे थे, तो कई लोग नहीं कर पाए उसको। तो मेरा तो मानना 4th से पढ़ो, 5th से पढ़ो, जो चीज जहां नहीं मिल रही आप वहां से उसको पिक करें और उसको अपना, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट डाउन करते हुए चलें, बुक्स में अंडरलाइन करते हुए चलें। जब आप पन्ने पलटेंगे तो सबसे पहले आपको चैप्टर इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको तब पता चलेगा जो पहले के सालों के आप एग्जाम पेपर शॉर्ट कर रहे हैं, उसको सॉल्व करते रहें।
यही मेरा मैसेज है कि आप दृढ़ इच्छा शक्ति, जो मूल मंत्र है, दृढ़ इच्छा शक्ति से अनुशासित रहते हुए अपने गोल की प्राप्ति के लिए लगातार मेहनत करें जब तक कि आप उसको प्राप्त ना करें। 1 घंटा हो गया क्या? चलो ठीक है, बंद कर दिया।